नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। आज हम बात करने वाले हैं NH74 घोटाले मामले की। जी हां, ये वही घोटाला है जिसका इस्तेमाल बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख हथियार के रूप में कांग्रेस के खिलाफ किया था। बीजेपी सत्ता में आती है, उसके बाद कांग्रेस इस मसले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आती है। NH74 के मामले की सीबीआई जांच की मांग वो लगातार सड़क से लेकर सदन के अंदर करती रहती है और आखिरकार 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर देते हैं। एसआईटी गठन के बाद राजनीतिक दल तो इस मामले को बेहद चुपके से सरका देते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर की जो राजनीति है वो एसआईटी गठन के बाद शुरू हो जाती है। इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ वो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपके सामने कई ऐसे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, कागज, सरकारी पत्रावलियां सामने रखने वाले हैं जो कि इससे पहले कभी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं रखी गई है, जो कभी भी सार्वजनिक नहीं हुई है, ना ही किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में ये कभी भी ये दस्तावेज सामने आए हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको ये मामला इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2 मार्च 2017 को, जब तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर डी सेंथिल पांडेयन एक पत्र लिखते हैं तत्कालीन मुख्य सचिव को और उसमें ये शिकायत करते हैं, एक आख्या देते हैं कि जो नेशनल हाईवे 74 बनाया जा रहा है, इस नेशनल हाईवे 74 में कई तरह की गड़बड़ियां उन्होंने पकड़ी हैं और गड़बड़ियों की आशंका उनको है। तो इस तरीके का एक पत्र वो लिखते हैं और इसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 7 मार्च 2017 को मुख्य सचिव एक बैठक आहूत करते हैं जिसमें कुमाऊं कमिश्नर भी पहुंचते हैं। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों को चिन्हित करेगी कि आखिर वो अधिकारी कौन है जिनकी संलिप्तता में ये सारा घोटाला किया जा रहा है। घोटाला ये था कि इसमें ये आरोप लगे कि बैकडेट की एंट्री कर कर जमीनों का लैंड यूज चेंज किया गया और उस लैंड यूज चेंज करने के बाद कृषि भूमि को अकृषि भूमि बनाया गया और फिर मुआवजा जो है वो 8 से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद ये मुआवजा बांटा गया, जिससे कुछ लोगों के वारे न्यारे इसमें हुए। तो ये अधिकारी कौन कौन थे उनको चिन्हित किया जाना था इस पूरे मामले में, और कौन कौन इनको जिनको फायदा हुआ है उन लोगों को, उन किसानों को चिन्हित किया जाना था। तो ये समिति बनाई जाती है 7 तारीख को और ठीक 8 तारीख को यानी 8 मार्च 2017 को जो कुमाऊं कमिश्नर हैं वो जिलाधिकारी डीएम उधम सिंह नगर को एक पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि एक बैठक का आयोजन किया जाए। 10 तारीख को एक बैठक बुलाते हैं वो, जिसमें डीएम उधम सिंह नगर से वो कहते हैं कि तमाम सारी जो इस मामले से जुड़ी पत्रावलियां हैं वो इस मीटिंग में लाई जाए, पेश की जाए। ये आदेश दिया जाता है और ये उसमें खुद कुमाऊं कमिश्नर को भी पहुंचना होता है, डीएम भी उसमें रहते और ये तमाम पत्रावलियां इस मामले से जुड़ी हुई उनको वहां पर पेश करनी थी। लेकिन जो हमारी जानकारी है ये बैठक कभी हुई ही नहीं और इसी दिन एसएसपी उधम सिंह नगर को एक पत्र लिखा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि इससे जुड़े जो तमाम विभाग हैं उनके खिलाफ, उनके अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी जाए या मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। ऐसे आदेश इसमें दिए जाते हैं। अपर जिलाधिकारी ने जो पत्र एसएसपी उधम सिंह नगर को लिखा उसमें उन्होंने जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, उनमें वो हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन लोग थे जो ऐसे भूस्वामी थे जिन्हें अकृषित प्रयोजन की भूमि हेतु संशोधित दरों पर 8 से 10 गुना मुआवजा दिया गया हो। उप जिलाधिकारी तथा उनके न्यायालय के रीडर पेशकार जिनके द्वारा भू उपयोग परिवर्तन कर कृषि भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 यानी ZLRA की धारा 143 के अंतर्गत आकर्षक प्रयोजन का आदेश पारित किया गया हो, यानी कमर्शियल कर दिया गया हो, 143 कर दिया गया हो लैंड का। जिन जिन अधिकारियों ने ये किया है उनके बारे में कहा मुकदमा दर्ज करने के लिए। इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लेखपाल, राजस्व कानूनगो जिनके द्वारा कूट रचना की गई इस पूरे मामले की, राजस्व चकबंदी अधिकारी
सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी कानूनगो, चकबंदी लेखपाल, जिनके द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के अधीन गांवों के राजस्व अभिलेख कूट रचना करके तैयार किए गए। परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुद्रपुर और नजीमाबाद तथा उनके अधीनस्थ कार्मिक, जिनके द्वारा न्यायालय, कलेक्टर, आर्बिट्रेटर के यहां अपील न कर त्वरित रूप से भुगतान की कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून, जिनके द्वारा धनराशि पिक एंड चूज आधार पर उन्हीं भूस्वामियों के लिए विशेषता जारी की गई जिनसे आकर्षित दरों पर मुआवजा राशि संशोधित की गई थी। तो ये 10 मार्च का पत्र है, जिसके बाद इन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आती है। तो 10 तारीख को ये पत्र अपर जिलाधिकारी एसएसपी को लिखते हैं और उसमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की वो बात करते हैं। इसके बाद, इसके ठीक 10 दिन बाद एक और पत्र अपर जिलाधिकारी की तरफ से जाता है उधम सिंह नगर के एसएसपी कार्यालय में, और ये कहा जाता है कि जो पुराना पत्र था, जो 10 मार्च का पत्र था, उसमें एक कार्यालय छूट गया है, उसके कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, एसआईटी बनाकर उसकी जांच की जाए। ये कार्यालय था विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी का और उनके कार्यालय का। ये विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी और कोई नहीं, डीपी सिंह थे, जिनका नाम बाद में जोड़ा गया, 10 दिन बाद जोड़ा गया, और आगे आने वाले समय में वो इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी बन जाते हैं। तो ये पूरा मामला है और इससे समझा जा सकता है कि जो जांच की जा रही थी उसको लेकर ये जो समिति थी, 4 सदस्यीय समिति, जिला प्रशासन कितना गंभीर था कि 10 दिन बाद उनको याद आता है कि एक व्यक्ति और है जिसका नाम छूट गया है, उसका नाम भी, उस कार्यालय का नाम भी इस एफआईआर में जोड़ा जाता है। बहरहाल पीसीएस अफसर डीपी सिंह बतौर सिविल जज वो वहां पर एक तरीके से काम कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी उस समय वो ये थी कि वो भूमि के मुआवजे की दरों का निर्धारण करें, बाजार मूल्य क्या होगा वो निर्धारित करें, और जो शिकायतें हैं उनका आर्बिट्रेशन करें, उनका निवारण करें। तो ये तमाम तरीके की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी और फिर आखिर में उनका नाम इसमें 10 दिन बाद इस एफआईआर में जोड़ दिया जाता है। बहरहाल साल 2018 में जनवरी महीने में एसआईटी जो है वो अब चार्जशीट दाखिल कर देती है, जिसमें आरोपी के रूप में डीपी सिंह का नाम भी होता है और फिर गिरफ्तारियों का दौर चलता है और तमाम चीजें होती हैं। इस जांच का जो आधार है जिसके कारण तमाम लोगों को दोषी बनाया, डीपी सिंह जो है उसमें मुख्य आरोपी बने, उसमें एक जो आधार है, एक जो कारण है उनकी जो एसआईटी की जांच में जो सामने आया, उसमें यही बात थी कि ZLRA जो एक्ट है उसके तहत जमीनों का लैंड यूज चेंज किया गया, वो भी बैक डेट में, और इन जमीनों के लैंड यूज चेंज करने से जो कृषि भूमि थी अकृषि भूमि हो गई, कमर्शियल हो गई, जिससे उनका जो मुआवजे की राशि थी वो 8 से 10 गुना बढ़ गई और कुछ लोगों के जो है वो करोड़ों के वारे न्यारे इस पूरे मामले में किए गए। एक दूसरा जो आधार एसआईटी ने बनाया, जो दूसरा आरोप या जांच में तथ्य जो पाया वो ये था कि जो भूमि की जो प्रकृति है उसके हिसाब से मुआवजे की राशि तय की जानी थी, जो कि नहीं की गई है, जो कि एक घोटाले की ओर इशारा कर रही है और ऐसा कहा जा रहा था कि ये ऐसा नहीं किया गया है। उसमें एक धारा है, 3D नोटिफिकेशन है, उसके तहत ये किया जाना था, मुआवजे की राशि तय की जानी थी, वो नहीं की गई है। और उसके बाद ये तमाम उस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां की जाती हैं और अभी तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, ईडी कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये एसआईटी के 2 प्रमुख तथ्य थे जो कि एसआईटी ने रखे और जिसके बाद ये पूरी कार्रवाइयां की गई। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज इस समय मौजूद हैं उनकी कसौटी पर अगर इन तथ्यों को परखें तो कई गंभीर प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हम जो दूसरा तथ्य एसआईटी ने रखा है जिसमें भूमि की प्रकृति के हिसाब से मुआवजे की राशि तय करने की बात कही जा रही है, उस तथ्य को हम समझ लेते हैं कि जो किस धाराओं पर मुआवजे की राशि तय की गई और एसआईटी जो कह रही है कि इन पे करनी चाहिए थी, उसमें अंतर क्या है, इसमें डीपी सिंह सही है या एसआईटी सही है, ये हम आपको आज ये बताते हैं। कुछ ऐसे
ऐसी पत्रावलियां, कुछ ऐसे कागज, कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जो इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देते हैं। तो इस मामले में एसआईटी का यह कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में 3D अधिसूचना में वर्णित भूमि की प्रकृति के अनुसार ही जो है प्रतिकर का निर्धारण किया जाना था। प्रतिकर यानी कि जो मुआवजा दिया जाना है वो किया जाना था। वहीं जो डीपी सिंह ने जो धारा अपनाई जिसके तहत प्रतिकर का निर्धारण किया गया, यानी मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G7 में बताई प्रक्रिया और पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26, 27, 28 का अनुसरण करते हुए किया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनके अनुसार इस राशि का निर्धारण किया गया। अब इन दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, इसका पता हमें लगता है उधम सिंह नगर एसएसपी के ही एक पत्र से। एक पत्र एसएसपी कार्यालय द्वारा लिखा जाता है विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के कार्यालय को। विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी इससे पहले डीपी सिंह थे जिनको मुख्य आरोपी बनाया एसआईटी ने। उनको एक पत्र वो लिखते हैं और उस पत्र में ये वो जानना चाहते हैं, वो ये जानकारी लेते हैं इस कार्यालय से NH 74 लेन निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने के मानक क्या है, उसका एस्टिमेट क्या है, इसकी जानकारी एसएसपी कार्यालय एसआईटी द्वारा, माफी चाहूंगा, एसआईटी द्वारा मांगी गई इस कार्यालय से। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को खुद जिलाधिकारी को एसएसपी लिख रहे हैं कि वो जानकारी मांगते हैं कि जो चिन्हित की गई भूमि में आवासीय व्यावसायिक भवन जो है उनकी मार्केट वैल्यू तय करने का मानक क्या है। तो ये अभी आपको इस मोटा मोटी बात समझ आ गई कि जो मानक हैं, जो मुआवजा या बाजार मूल्य तय करने का जो मानक है वो पुलिस पूछ रही है। और ये पूछने में कोई हर्ज भी नहीं है। एसआईटी भी पूछ रही है, एसएसपी भी पूछ रही है, क्योंकि जो जमीन के मामले हैं वो बड़े तकनीकी मामले होते हैं और पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती कि वो इन मामलों को समझ सके या इनमें किसी तरीके की राय दे सके, जांच कर सके। तो उनको जानकारी एक्सपर्ट या सक्षम विभागों से ही लेनी होती है। इसको आप अगर समझना चाहें तो सरल भाषा में यूं समझ सकते हैं कि जैसे जिस तरीके से वित्तीय मामलों के अपराधों में को पकड़ने के लिए ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, इनकम टैक्स आयकर से जुड़े चोरी के मामलों को समझने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, या अब अपने आसपास आप देखते होंगे कि जब जमीन का कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है, जमीन की नपाई करनी होती है, तो उस पर जो कार्रवाई, उस पर जो एक्शन लेता है वो राजस्व विभाग का तहसीलदार पटवारी को आप बुलाते हैं, नपाई करते हैं या नक्शे को देखते हैं, तो वो इन्हीं अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और ये अधिकारी जब रिपोर्ट देते हैं तब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। तो ठीक ऐसा यहां भी हुआ, पुलिस ने जानकारी मांगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ये जो कार्यालय है वो जवाब क्या देता है, ये देखिए। ये इस कार्यालय की तरफ से जवाब जो है सितंबर माह में जाता है, सितंबर 2019 में। और ये विभाग कहता है कि ये मार्केट वैल्यू तय करना या जो प्रतिकर तय करने की जो धाराएं हैं, ये वही धाराएं हैं जिन धाराओं का इस्तेमाल करते हुए, जिन धाराओं के आधार पर डीपी सिंह ने प्रतिकर या मुआवजा तय किया था, ये वही धाराएं उनका जिक्र करता है ये विभाग। और ये बताता है कि यही सही धाराएं हैं जिनके तहत प्रतिकर का निर्धारण होना है, मुआवजे का निर्धारण होना है, अपने इस लेटर के जवाब में देता है। तो ये बात इस कार्यालय में कागजों में आ जाती है कि डीपी सिंह ने जो धाराएं अपनाई थी वो बिल्कुल सही थी। उन्हीं धाराओं में मुआवजे का निर्धारण किया जा सकता है। 3G जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है उसमें इस तरीके का प्रावधान नहीं है। तो ये बात अपने आप में साबित होती है और ये सुनकर आप चौंके जरूर होंगे। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपका चौंकना और आपको झटका लगना बाकी है, क्योंकि एक जानकारी जो इस लेटर में और मैं आपको दूंगा उससे आपको झटका लगेगा। ये जो लेटर लिखा गया है, ये जो जानकारी मांगी है एसआईटी ने, वो साल 2019 में मांगी है।
और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसआईटी ने अपनी चार्जशीट जो है वो 2018 जनवरी 2018 में लगा दी थी, चार्जशीट सबमिट कर दी थी। तो 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक जब पुलिस को यह पता ही नहीं था कि मुआवजे का मार्केट वैल्यू का निर्धारण, एस्टीमेट और इन तमाम धाराओं के बारे में जब पुलिस को जानकारी ही नहीं थी, एसआईटी को जानकारी ही नहीं थी, तो उसने किस आधार पे, किस जानकारी के आधार पर ये कहा कि डीपी सिंह ने जो धाराओं का डीपी सिंह की जो धाराएं हैं उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको आधार बनाकर आरोपी बनाया गया डीपी सिंह को। तो पुलिस के ही इस लेटर में ये साफ हो जाता है, ये जो कार्यालय से, विशेष अध्यापित अधिकारी के कार्यालय से, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के कार्यालय से ये जो लेटर आता है वो ये साफ कर देता है कि एसआईटी का एक आधार जिस पर ये पूरी जांच खड़ी थी बेहद कमजोर है। सवाल ये उठता है कि उससे पहले अगर उनको जानकारी नहीं थी तो किस आधार पर उन्होंने ये बनाया, उनको आरोपी बनाया। अगर जानकारी थी इस मामले की तो सही धाराओं की बात तो इस लेटर में आ गई है जो उनको भेजा गया, जिसका जवाब उनको भेजा गया है। तो फिर उनको अगर पहले से जानकारी थी तो फिर इनको आरोपी क्यों, इस आधार पर आरोपी क्यों बनाया गया, ये एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा तथ्य जो एसआईटी के सामने जो इस जांच का जो दूसरा तथ्य है जिसकी वजह से डीपी सिंह को आरोपी बनाया गया है, उसमें यह कहा गया है कि बैकडेट में जमीन का लैंड यूज चेंज किया गया, ZLRA के धारा 143 लगाई गई, जिससे जो कृषि भूमि थी वो अकृषक भूमि हो गई, उसका रेट, उसका मुआवजे 8 से 10 गुना बढ़ गया और कई लोगों के वारे न्यारे इस पूरे मामले में होते हैं। तो ये जो तथ्य है ये कितना सही है और कितना गलत है, या इस तथ्य की सच्चाई क्या है, इसका पता हमें चलता है 2023 की ईडी कोर्ट के एक ऑर्डर में। ईडी कोर्ट का ये ऑर्डर जो कि डीपी सिंह को एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए, अग्रिम जमानत देने के लिए आता है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह का मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया है, किसी तरह का कोई मनी ट्रेल नहीं सामने आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कही गई है, बैक डेट में जब ये सारी एंट्रियां की जा रही थी, जब बैक डेट में लैंड यूज चेंज किया जा रहा था, तब डीपी सिंह वहां पर तैनात ही नहीं थे। उनकी तैनाती के बहुत पहले 2016 के आसपास उनकी तैनाती वहां पर हुई थी, उससे बहुत पहले ही ये जो लैंड यूज है चेंज कर दिया गया था, ये इसे बदल दिया गया था। और ये बात ईडी कोर्ट कहता है और वो ये कहता है कि इस मामले में वो दोषी नहीं प्रतीत होते हैं। इसके अलावा पीएमएलए में भी उनको बरी कर दिया जाता है। पीएमएलए के मामले में भी ये कहा जाता है कि ये जो पीएमएलए जो है वो इनके ऊपर लागू नहीं होता, इसके लिए भी, इसके अंतर्गत भी वो दोषी नहीं है। तो जो दो तथ्य एसआईटी ने रखे थे इन्हें आरोपी बनाने के लिए, मुख्य आरोपी बनाने के लिए, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये जांच अगर कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है और आगे बढ़ेगा तो ये जांच कहां तक कितनी टिक पाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन इन्हीं जांच के आधार पर दोषी बनाया गया, आरोपी बनाया गया, माफी चाहूंगा, आरोपी बनाया एसआईटी ने। डीपी सिंह पे इस समय ईडी के 7 मामले चल रहे हैं और ये 7 मामलों में से 5 मामलों में उन्हें ईडी कोर्ट से राहत मिल चुकी है। जैसे कि मैंने अभी एक मामला तो आपको बताया, ऐसे 5 मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है। NH-74 मामला प्रदेश का एक ऐसा इकलौता मामला है जिसमें प्रदेश सरकार यानी सत्ता पक्ष, विपक्ष और जो मुख्य आरोपी है वो ये चाहते थे कि इसकी सीबीआई जांच हो। जी हां, 2017 में डीपी सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र लिखकर ये कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो एसआईटी है वो एक सिंडिकेट के साथ मिलकर उनके विरुद्ध काम कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, वहां पे उन्होंने इस मामले में एफिडेविट भी दायर किया है। ये आत्मविश्वास, सीबीआई जांच करवाने का आत्मविश्वास और कोर्ट में जाने का जो आत्मविश्वास है, खुद को जो निर्दोष समझ रहा हो व्यक्ति या ये समझ रहा हो कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ये आत्मविश्वास
उसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है जो सीबीआई जांच की मांग भी करे और हाई कोर्ट में भी जाए। तो इस मामले को आप देख सकते हैं, प्रदेश का ऐसा मामला है जिसमें आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर की जो राजनीति है वो ठीक तरीके से समझ आती है कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल है उनके कार्यालयों में जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस स्तर की राजनीति होती है, उससे भी एक स्तर ऊपर की राजनीति ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सचिवालय के अंदर की जाती है और कैसे अपने विरोधियों को दबाया जाता है, फंसाया जाता है। ये मामला उसका सटीक उदाहरण समझ में आता है। हमारे देश में कहा जाता है प्रोसेस इज पनिशमेंट, प्रक्रिया ही प्रताड़ना है, और ये मामला इस लाइन का भी सटीक उदाहरण पेश करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।